हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण को। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल पढ़ चुका है, उसमें हमने सुंग वंश, कन्नव वंश और यहाँ पे सातवाहन वंश को कवर किया था। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हो तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लो। आज की इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे। एक एक चीज़ को हम डिटेल से इसी वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो बिना देरी करे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिस कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया। मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो यहाँ पे हमला किए थे। सबसे पहले इंडो ग्रीक ने किया था, दूसरा शक वंश ने किया था, तीसरा पल्लव वंश ने किया था और चौथा कुषाण वंश ने किया था। तो ये चारों वंश के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। काल में विदेशी आक्रमण में हम सबसे पहले देखेंगे हिंद यूनानी को। हिंद यूनानी को इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। बैक्ट्रिया में विद्रोह होने के कारण नए क्षेत्र की चाह में यूकेटाइडर्स ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। अतः भारत में 2 कुलों का शासन स्थापित हुआ। पहला डेमोट्रियस वंश ने स्थापना किया, दूसरा यूक्रेटाइडर्स वंश ने स्थापना किया। तो डेमोट्रियस वंश का जो संस्थापक था ये डेमोट्रियस प्रथम था और यूक्रेटाइडर्स वंश का जो संस्थापक था ये यूक्रेटाइडर्स था। और डेमोट्रियस वंश का जो राजधानी था ये साकल था, यानी सयालकोट था, और इसका जो राजधानी था ये तक्षशिला था। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। पहले हिंद यूनानी। डेमोट्रियस वंश की राजधानी साकल थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनानाडर को किया गया था। मिनानाडर को क्या कहा गया था? तो ये मिलिंद कहा गया था, क्योंकि बौद्ध साहित्य के अनुसार इसे मिलिंद कहा गया था। और डेमोट्रियस वंश की राजधानी जो थी ये साकल थी। इसने शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, परंतु ये आप लोग देख सकते हो। यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा था भारत पे? तो ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा। सिक्के बनाने की कला भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा और बहुत कुछ सीखा। यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के चलाए, जिन पर एक और राजा की तथा दूसरा और देवता या अन्य चिन्हों की आकृति होती थी। यूनानियों पर भी भारत का प्रभाव पड़ा। कई यूनानी राजाओं में भारतीय धर्म को अपनाया, जैसे हेलिओडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म एवं मिनाडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। तपस्या व योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीय से ही सीखी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि यूनानी संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा भारत पे। तो सबसे पहले ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा था कि किस प्रकार नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला जो है ये यूनानियों से ही सीखा था। दूसरा, जो सिक्का बनाने का जो कला था, जिस प्रकार एक तरफ राजा का रहता था दूसरा तरफ देवता का रहता था, तो वो भी यूनानियों से ही भारतवासी ने सीखा था। और यूनानियों जो थे वो भारत से भी बहुत कुछ उनका प्रभाव पड़ा था, जैसे कि वो लोग भारतीय धर्म को अपनाए थे। हेलिओडोरस नामक राजदूत ने भागवत धर्म को अपनाया। हेलिओडोरस और मिनाडर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस बात को याद रखिएगा। के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जब शक का आक्रमण किया गया था तो वो कौन से क्षेत्र से होकर आए थे? तो पूर्वी ईरान के क्षेत्र से आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी, जो कि कांधार आता था, तक्षशिला आता था, मथुरा आता था, उज्जैन आता था और नासिक आता था। तक्षशिला इस शाखा के शासक एजेलिसेज के सिक्के पर भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है। इस बात को याद रखिएगा। तो शक आक्रमण जो हुआ था इसमें टोटल 5 शाखाएं आते हैं, जो कि
कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक आता है। और इन सभी का जो राजधानी था ये भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भाग में था, जो कि ये 5 भाग आते हैं, कांधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। आगे यहाँ पे आता है मथुरा में शक शासक। तो यहाँ पे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने मथुरा के शक शासक को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी के उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर की शुरुआत की। नासिक के शक शासक, इस शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। नहपान ने सातवाहनों से महाराष्ट्र में एक बड़ा भूभाग छीना था, परंतु सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसे पराजित कर दिया था, जिसका प्रमाण हमें नासिक के जोगलथम्बी से मिले हैं। तो ये भी हमने आप लोगों को यहाँ पे सातवाहन वाली वीडियो में ज़रूर बताया था कि यहाँ पे गौतमी सतकर्णी जो होता है ये क्या करता है, नहपान से बदला लेता है और नहपान का साम्राज्य पे आक्रमण करता है और उसे पराजित करता है। तो ये नासिक के शक शासक होते हैं। यहाँ पे आता है उज्जैन के शक शासक। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने उपलब्धियों का वर्ण गुजरात के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। इसी अभिलेख से हमें पता चला है कि गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसका पूर्ण निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक जो होता है ये रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये उज्जैन के शक शासक होते हैं जब भारत पे शकों का आक्रमण होता है। तो हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग गुप्त साम्राज्य वाले वीडियो में पढ़ेंगे। भारत पे शकों का आक्रमण होने के बाद पल्लवों का आक्रमण होता है। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पल्लवों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वासस्थान ईरान था। इसका जो मूल वासस्थान था ये ईरान था, जहाँ से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुए जिनका नाम गोंडोफर्निस था। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। तो ये गोंडोफर्निस के समय में आया था, भारत आया था, जिसका नाम संत टॉमस था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ के बाद अब जो आता है वो कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पाथियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं में एक कुल के थे। कुंजुल कडफिसेस या भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न रहेगा कि कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये कुजुल कडफिसेस को माना जाता है। इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश में ऐसा पहला शासक था जिसने तांबे का सिक्का जारी किया था। विशेष के बाद विम कडफिसेस आता है। विम कडफिसेस इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शैव थे। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने भारत के गांधार, पंजाब व मथुरा क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में लिया। इस बात को याद रखिएगा। कुषाण वंश से अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो ये कनिष्क से पूछा जाता है। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियां थी। पहला पुरुषपुर था जो कि पेशावर में था, दूसरा मथुरा था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कुषाण वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसका 2 राजधानी था, तो ये कनिष्क था। एक पेशावर में था, दूसरा मथुरा में था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया।
चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। तो यहाँ से भी प्रश्न हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कनिष्क के समय में कौन सा बौद्ध संगीति किया गया था। तो ये चौथी बौद्ध संगीति किया गया था। कहाँ किया गया था? कुंडलवन में किया गया था, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। और उस समय जो अध्यक्ष किए थे वो वसुमित्र ने किए थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसके बाद बुद्धचरित एवं सारिपुत्र इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखा में बट गया था। तो हीनयान और महायान शाखा में कब बटा था? तो ये कनिष्क के शासन काल में बटा था। इस बात को याद रखिएगा। कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान थे, जैसे पाशव था, वसुमित्र था, अश्वघोष था, नागार्जुन था एवं चरक था। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखी। उसके बाद नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे, उन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने महाविभाषास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चरक एवं आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ की रचना की। तो ये कुषाण वंश में कनिष्क के दरबार के कुछ विद्वान आ जाते हैं, जैसे पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन एवं चरक। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम रेशम मार्ग को पढ़ेंगे, यानी सिल्क रूट को पढ़ेंगे। तो यह चीन के रेशम अपार को यूरोप, ईरान तथा मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था तथा उत्तरी मार्ग कश्मीर तथा हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था तथा रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क का वसूलता था, जो किसी उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कनिष्क का अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? तो ये रेशम मार्ग, सिल्क रूट था। यहीं से वो क्या करता था? यहीं से वो क्या करते थे? वो वसूली करते थे। कनिष्क की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। वासुदेव की चर्चा मिलती है। इसी वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी। इस बात को याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के अंदर विदेशी आक्रमण काल के अंदर इंडो ग्रीक, शक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश के बारे में पढ़ा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा सभी वीडियो को। हर एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक एक वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए।